अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये डेंगू की जो मालूमाती वीडियोस हैं उसकी तीसरी और आखिरी वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि डेंगू के इलाज के सिलसिले में हमें क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक तो आपने खौफज़दा नहीं होना। इसमें जो डेंगू एक वायरस है, वायरल वायरसेस को मारने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। उमूमन वो मियादी होते हैं और अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। सो डेंगू भी एक ऐसा ही वायरस है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 7 दिन बुखार की स्टेज, 2 दिन की क्रिटिकल फेज़, लेकिन उसके बाद रिकवरी वाली स्टेज जो है वो 1-2 हफ़्ते रह सकती है। इसमें फटीग रह सकती है, कमज़ोरी की कैफियत हो सकती है, लेकिन आप अपनी ग़िज़ा को ठीक रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। जब डेंगू की फेब्राइल स्टेज हो तो उस वक्त पे सिवाय पैरासिटामोल के कोई और दवा ना लें। दोबारा दोहरा रहा हूँ, पैरासिटामोल के अलावा कोई और दवा ना लें। इस वजह से कि ये जितनी दवाएं डिस्प्रिन, ब्रूफिन, पॉन्स्टॉन, डाइक्लोरान, ये जो भी ये नॉन स्टेरॉइडल्स जितनी भी हैं, इन सब से क्रिटिकल स्टेज में लीकिंग होने का चांस बढ़ जाएगा। सो इस वजह से रिकमेंडेड ये है कि मैक्सिमम जो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं एक नॉर्मल 24 आवर्स में, वो क्योंकि टॉक्सिक डोज 5 ग्राम तक है तो आप 4 ग्राम्स तक सेफली ले सकते हैं। 4 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 2-2 गोलियां हर 6 घंटे के बाद अगर आप ले लें तो इम्कान इस बात का है कि बुखार आपका टूटा रहेगा। मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास है कि पैरासिटामोल से शायद बुखार उतरने में इतनी मदद नहीं मिलती जितनी कि ये ब्रूफिन या बाकी दवाओं से मिलती है, लेकिन ये एक सेफ़ ऑप्शन है। इसके अलावा भी अगर बुखार रह रहा है आपको तो आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं और बहुत से काम कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने जिस्म को गीला रखने से जो बुखार है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि फेब्राइल स्टेज एक दफ़ा कम हो गई तो यूजुअली जब बुखार कम हो जाता है या बुखार नहीं होता पेशेंट को, तो ये वो होता है जब सेवरल डिग्रीज़ जो फीवर है वो डाउन हो जाता है। सो आदमी इस वक्त पे खुश हो रहा होता है कि मेरा तो बुखार उतर गया, लेकिन एक्चुअली उस वक्त पे क्रिटिकल फेज़ स्टार्ट होती है। दिल घबराना शुरू हो जाता है और बाज़ लोगों के हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं, तो वो यही समझते हैं कि शायद अब बुखार उतर गया है इस वजह से हो रहा है, या पैरासिटामोल का इफ़ेक्ट है इस वजह से हो रहा है। लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ बहुत क्लोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ये क्रिटिकल फेज़ है और इसमें उमूमी तौर पे अगर मरीज़ घर पे है तो आपके पास ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए, आपको उसके यूरिन आउटपुट का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में उमूमी तौर पे मरीज़ को दवाओं की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। और इसमें शामिल है ये बात कि आपने उसको पीने के लिए सादा पानी के बजाय निमकोल वाला पानी दें या सिकंजबीन टाइप चीज़ें दें, क्योंकि जब ग्लूकोज़, नमक और पानी इकट्ठे मिलते हैं जैसे ओआरएस में, तो ये एब्जॉर्प्शन क्विक होती है। और ओरल इनकरेज करें पेशेंट को अगर वो ले सकता है। ड्रिप लगाने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस स्टेज में अगर पेशेंट का हेमाटोक्रिट राइज 20% से ज़्यादा कर जाता है तो फिर आईवी फ्लूइड की ज़रूरत है। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ कर जाता है लेस दैन 0.5 ml पर kg पर आवर से, यानी 60 किलो वज़न को 30 ml पर आवर से कम पेशाब आता है, तो फिर आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत है। या कोई और वार्निंग फीचर्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें से कोई आना शुरू होते हैं तो आपको करीबी डॉक्टर से यकीनन इसके बारे में मशवरा करके आईवी फ्लूइड देने के बारे में हमें करना चाहिए। एक बात बस याद रखिएगा कि पूरी क्रिटिकल फेज़ में उमूमी तौर पे जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है जो ड्रिप की शक्ल में लगना चाहिए वो नॉर्मल सेलाइन है, इसके अलावा कोई फ्लूइड नहीं है। और अगर किसी पेशेंट को डेक्स्ट्रान देने की ज़रूरत भी पड़ती है जो कि सिर्फ अस्पतालों में मिलेगा, तो वो भी कैलकुलेटेड फॉर्म में मिलेगी और वो भी 500,000 ml से ज़्यादा 1-2 बार से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये फिर डॉक्टर का डिसीजन है कि वो किस पेशेंट को डेक्स्ट्रान दे, और उससे पहले नॉर्मल सेलाइन देना तब भी ज़रूरी है। अब इन पेशेंट्स में अगर हेमाटोक्रिट फॉल कर जाता है या हीमोग्लोबिन फॉल कर जाती है, तब इन मरीज़ों को होल ब्लड या पैक्ड सेल्स देने की ज़रूरत होगी। सो पेशेंट्स की टोटल कैलकुलेशन जो इस सारी क्रिटिकल फेज़ 48 आवर्स में बनती है जो फ्लूइड की है, वो तकरीबन 4500-4600 ml है। इससे ज़्यादा उनको फ्लूइड देने की ज़रूरत नहीं होती। सो किसी भी वज़न का आदमी हो जो एडल्ट मेल है, उसको उमूमन 4600 इन 2 दिनों में देने की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा अगर उन्हें फ्लूइड लगेगा
तो इम्कान इस बात का है कि वो थर्ड स्पेस में प्लूरल फ्लूइड या एसाइटीज़ की शक्ल में पेट में या फेफड़ों में पानी की शक्ल में आ जाएगा, जिसकी वजह से जब वो लीकी फेज़ ख़त्म होगी तो वो सारा सक वापस हो जाएगा और उसमें मरीज़ों के कॉम्प्लिकेशन होने का चांस हो जाएगा। सो ज़्यादा ड्रिपें लगवाना इंतहाई ख़तरनाक बात है। कैलकुलेटेड शक्ल में 4600 ml से ज़्यादा लीकी फेज़ में फ्लूइड नहीं लगाने की ज़रूरत। और बेहतरीन चॉइस ये होगी कि ओरल इनकरेज कीजिए उसको, ORS या सिकंजमीन या इवन जूस में भी ज़्यादा नमक डाल के आप कह सकते हैं कि तुम बेशक ले लो। ऐसे में यकीनन हाइपरटेंशन वाले जो मरीज़ हैं उनको एहतियात की ज़रूरत है, शुगर वाले मरीज़ों को एहतियात की ज़रूरत है। वो अपने मुआलिज से रब्ता करें और इसके बारे में अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि उन्हें किस तरीके से ये लेने की ज़रूरत है। रह गई बात ये कि रिकवरी फ़ेज़ में क्या करें। तो रिकवरी फ़ेज़ में बेसिकली अपनी ख़ुराक को सिर्फ ठीक रखने की ज़रूरत है और रेस्ट करने की ज़रूरत है। सो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों वीडियो से आप लोगों को ये समझने में मदद होगी कि डेंगू वायरस क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, और जो असल में एक्चुअली जो मरीज़ जो कि एक पोटेंशियल सोर्स होता है कि मच्छर जब फेब्राइल स्टेज में उसको काटता है तो वो मच्छर इन्फेक्ट होता है और दूसरों को फैलाने का बायस बनता है। इसके वार्निंग साइंस, इसको कंफर्म कैसे करना है और इसको मैनेजमेंट में हमें किस बात के ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो मुझे उम्मीद है कि इस मालूमाती वीडियो से आपको अपने मरीज़ को न सिर्फ समझने में बल्कि घर पे मैनेज करने में आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया।